क्योंकि जो फिल्म में रामचंद्र ने आखिर में कहा है कि मैं बहुरूपिया हूँ और एक दिन एक हूँ, एक दिन एक हूँ, तो कुछ संयोग से सुप्रिया जी ने भी मुझे बहुरूपिया बनाया हुआ है इस कार्यक्रम में। पहले दिन मैं यहाँ पर फिल्मकार था और दूसरे दिन मैं लेखक था, आज मैं संस्मरणकार हूँ और कल मैं कवि हूँ। यानी कि चारों दिन उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंप रखी है। खैर मुझे अच्छा लगा क्योंकि इनसे बड़ा पुराना परिचय है और मैं जबलपुर 2 बार आया हूँ, तो इन्हीं के कारणों से आया हूँ। एक बार इनके चित्र प्रदर्शनी में और एक बार यहाँ इनके तीसरे कार्यक्रम में। अब तो ये नवा है। हाँ, ये तीसरी बार। तो एक तो मैं तैयब मेहता जब मशहूर नहीं हुए थे करोड़पति पेंटिंग के रूप में, उन्होंने 82 के आसपास एक संडे ऑब्जर्वर में इंटरव्यू दिया था। वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हम पश्चिम से बुराइयां तो ले लेते हैं पर उनकी अच्छाइयां नहीं लेते। और उनका इशारा था कैटलॉग्स, बुक्स, डॉक्यूमेंटेशन, तो इसको इग्नोर किया गया। लंबे समय तक हिंदुस्तान में मॉडर्न आर्ट का, आपको गायतोंडे के बारे में कितनी जानकारी है? गायतोंडे तो बहुत चुप रहते थे। हम लोग कई बार वडेरा आर्ट गैलरी में शो में वो आते थे, बोलते ही नहीं थे, कोने में खड़े रहते थे। तो जब तक आप उनको जाके, मतलब कभी कभार, जैसे एक बार प्रयाग शुक्ल ने उनका इंटरव्यू लिया तो काफ़ी बोले थे, लेकिन उनको बुलवाना आसान नहीं था। तो कलाकार लोग ऐसे नहीं बोलते हैं जैसे, ये ठीक है गुलाम शेख जैसे लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं, या रामचंद्रन भी ऐसे ही थे, क्योंकि वो भी मेरा ये मानना है कि रामचंद्रन के बारे में बहुत ढंग से सोचा आ सकता है, क्योंकि उनको केरल की लिटरेरी ट्रेडिशन से भी जुड़े थे वो बहुत गहरे स्तर पे, और वो मतलब वहाँ के फिल्मकारों को भी बहुत जानते थे। जैसे अरविंदन, जो कि मेरे प्रिय फिल्मकार थे, और मैं उनसे उनकी मृत्यु से पहले चंडीगढ़ में एक मेरी मुलाकात भी हुई थी। अरविंदन उनके मित्र थे और देखा जाए तो मुझे हैरानी होती थी कि केरल में फिल्मकार की बहुत बड़ी परंपरा है और काफ़ी रिच है, जैसे बंगाल की तरह है, लेकिन उन्होंने कभी केरल के फिल्म मेकर को फिल्म नहीं बनने दी। ये मैं बड़ा चकित रहता था, क्योंकि मैंने जब उन पर फिल्म बनाने की बात, पहले तो विक्रम सिंह की वजह से, चूँकि मैं उनका सब्जेक्ट एक्सपर्ट था, तो मैंने करीब 40-35 फिल्मों के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में काम किया था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए भी। तो रामचंद्रन का ये था कि उनकी कई रूप थे। मेरा ये मानना है कि अगर वो क्रिटिक बन जाते तो वो कई क्रिटिक से अच्छे क्रिटिक होते, ये मैंने देखा। हाँ, क्योंकि जो फिल्म मैंने कृष्ण खन्ना पे जब बनाई, तो मैंने 2-1 नामी क्रिटिक्स को संपर्क किया, जैसे उनमें शायद गायत्री सिन्हा, उन पर किताब भी लिख चुकी हैं, लेकिन वो लोग बोलने को तैयार नहीं थे, जो कि अच्छा ही हुआ। तो मैंने रामचंद्रन, क्योंकि उनके जो म्यूरल बनाया था उन्होंने, तो क्योंकि उनका केरल म्यूरल ट्रेडिशन का काफ़ी अध्ययन था, तो कृष्ण खन्ना ने मौर्या के म्यूरल के लिए उनकी काफ़ी मदद ली थी। तो मैंने सोचा कि उनसे बुलवाते हैं उसमें, उस फिल्म में, क्योंकि उन दिनों वो स्वस्थ थे और काफ़ी, तभी ये फिल्म का भी इंटरव्यू दिया था। तो उन्होंने जो इंटरव्यू, मैंने ये उनके निधन पर जो शोक सभा में भी ये बात जोर दे के कही थी कि रामचंद्रन एक क्रिटिक के रूप में उसमें इतना अच्छा बोले हैं कृष्ण खन्ना की आर्ट पे, सिर्फ बैंड वालों पे नहीं बोले, उनके ट्रक ड्राइवर्स पे, उनके चे गवारा की पेंटिंग पे और उनकी इम्पोर्टेंस पे। क्योंकि खुद कृष्ण खन्ना ने जब वो फिल्म देखी, वो संयोग से उन्होंने मेरे मोबाइल पे यूँ करके देखी थी फिल्म 54 मिनट की, तो वो जब उनके कमेंट आए तो वो हैरान थे। यानी कि मैंने सोचा कि अगर ये क्रिटिक इसकी जगह कोई बोलता, शायद इतना अच्छा ना बोल पाता जो उन्होंने बोला। और भी मैंने मौक़ों पर उनसे कुछ लोगों पे बुलवाया था अलग अलग प्रसंगों के लिए, तो वो लेकिन प्रिटेंड नहीं करते थे। और दूसरी बात जो मैंने ये देखी
कि वो लैंग्वेज को लेके ऐसा नहीं था कि ये हिंदी का आदमी है या अंग्रेज़ी का आदमी है या मलयाली का है। वो काफ़ी इसको लेके उनका सोच। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा, क्योंकि जब कोविड के बाद वो बहुत कम लोगों से मिलते थे, क्योंकि सभी लोग उन दोनों नहीं मिल पाते थे, लेकिन संयोग से मैं उनसे कोविड के बाद काफ़ी मिला। जब उन्होंने इंजेक्शन लगवा लिए थे और हम लोगों ने भी लगवा लिए थे, तो हम करीब हफ्ते में तो कई बातें होती रहीं, क्योंकि उन दिनों बंद दुनिया थी सारी। तो रामचंद्रन ने एक बार मैंने उनसे कहा कि आप पर इतनी मोटी मोटी महंगी किताबें आई हैं, कोई 5,000 की है, कोई 3,000 की है, उसमें आपने बहुत अच्छा लिखा है। चाहे वो ऑटोबायोग्राफिकल रूबिका चावला की जो पहली किताब आई थी, जो सबसे पहली उनकी महत्वपूर्ण किताब थी, वो 90s में आई थी। उसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड के मेमोयर्स, तो उनकी उसमें राइटिंग एक राइटर की तरह लिखा है। वो ये नहीं है कि पेंटर एज टोल्ड टू समबडी है। तो वो मुझे लगा कि ये चीज़ें तो लोगों को पढ़नी चाहिए। और वो महंगी किताबें तो आर्ट बायर जो होते हैं, जैसे वडेरा, जो उनकी 1 करोड़ की पेंटिंग खरीदेगा उनको एक किताब भी दे देगा और वो कॉफ़ी टेबल बुक की तरह रखी रहेगी, कोई उन चीज़ों को पढ़ भी नहीं पाएगा। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप क्यों नहीं उन सब लेखों को एक कंपाइल करके किताब बनाते और उसका दाम कम रखते हैं, ताकि लोग जो हैं उसको ख़रीद कर पढ़ सकें। और किताब ऐसी हो जो कि आप बिस्तर के बगल की मेज़ पे रख सकें, आप पढ़ सकें जब चाहे, क्योंकि ये किताबें इस तरह की कम हैं। विदेशों में तो हैं, वहाँ छोटी छोटी हैरोल्ड रोजमर की किताब मेरे पास एक एंशियस ऑब्जेक्ट है, तो वो छोटी छोटी किताबें आप पढ़ते हैं। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया था, बोले तुम करोगे? मुझे हैरानी हुई कि वो शिव कुमार से ये काम करवा सकते थे। शिव कुमार बहुत बड़े स्कॉलर उनके माने जाते हैं, और उन्होंने मुझे क्यों ऑफ़र किया? क्योंकि मैंने तो उनको ये सोच कर नहीं कहा था कि मुझे ये काम दें, पर उनका कहना था कि ये आइडिया तुम्हारा है तो तुम ही करो। मतलब वहाँ ये नहीं देख रहे थे कि ये किस लैंग्वेज का आदमी है, क्योंकि उनके पास स्कॉलर्स की कमी नहीं थी। रूबिका चावला उन पर लिख चुकी थी, और भी मतलब ऐसे लोग थे जो उन पर लिखने के लिए तैयार थे, उमा नायर वगैरह सब। ये तो उन्होंने जब मुझे थोड़ा हैरानी हुई कि, और वो मैंने किताब जब बनाई तो उन दिनों अलका जी की डेथ हुई थी। अलका जी के साथ उनका यायती के कारण बहुत रिश्ता था, और मैं उन दिनों फेसबुक में एक मैगज़ीन जो कि अभी भी है, आरंभ नाम से, निकालता था। तो उसमें मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप फेसबुक की मैगज़ीन के लिए अलका जी पे लिख दीजिए। वो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी लिख सकते थे, क्योंकि अलका जी वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, थिएटर, आर्ट सब में। उन्होंने फेसबुक के लिए एक लंबा लेख लिखा मेरे कहने पर, जो हमने उस किताब में भी बाद में लिया। तो उनका मतलब डॉक्यूमेंटेशन को देखिए जब उनका डेथ हुई तो मुझे रियाज कोमू का मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि उनकी फ़िल्म मुझे फ़ौरन चाहिए। ये चीज़ें उन्होंने अगर ना बनाई होती तो आज ये धरोहर गायब हो जाती, क्योंकि बाद में आखिरी दिनों में वो बोल भी नहीं पा रहे थे। जब हमने स्कल्पचर की फिल्म बनाई तो वो बोल नहीं पा रहे थे। एक बार उन्होंने समय तय किया, फिर मुझे फ़ोन किया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने वो फिल्म देखी है जो बहुरूपिया, तो उसमें उन्होंने इतना अच्छा बोला है और इतने इश्यूज़ पे बोला है। जैसे वो राम किंकर के बहुत बड़े फ़ैन थे, भक्त थे, लेकिन अंत में वो कहते हैं कि नंदलाल बोस ज़्यादा बड़ा आर्टिस्ट था। वो लेट एक उनको रियलाइजेशन हुआ कि नंदलाल बोस की इम्पोर्टेंस को हम लोग ठीक से नहीं समझ रहे थे। तो उनके उसमें कई चीज़ें, जैसे ऐसी चीज़ें भी हैं जो नॉर्मली वो नहीं बोलते। उसमें मैंने कुछ सवाल किए थे जो मैंने हटा दिए। जैसे मैंने कहा कि आप डेथ के बारे में क्या सोचते हैं, या आपके क्या रेग्रेट हैं। लेकिन जैसा होता है कि फ़िल्म की एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग के दौरान आप बहुत सी चीज़ें हटा देते हैं या ज़रूरत समझते हैं। तो एंड जो बहुरूपिया की एंडिंग मुझे अच्छी लगी तो मैंने फिर वो हटा दिए थे सवाल। तो वो एक
मुझे बस यही उनका लगा कि उन्होंने मेरी हिम्मत शाह की एक छोटी फिल्म मैंने बनाई थी जो यूट्यूब पे है, फेसेस नाम से, क्योंकि धूमिल की हिंदी के कवि की एक लाइन मुझे बहुत पसंद थी कि एक चेहरा जो पूरे आदमी का है किंतु वह मेरा नहीं मेरी कमी का है। तो मैंने उन हिम्मत शाह के जब वो ब्रोवन लंदन से आए तो चूँकि वो मेरे पुराने मित्र थे तो मैं उनके जयपुर में जाके मैंने कहा कि इस पर एक छोटी फिल्म बना सकते हैं। वो बाद में किरण नाडार में उसका प्रीमियर भी हुआ था। तो उसमें चेहरे हैं उनके और कविता की लाइन और तो उसमें कोई कमेंट्री नहीं है। तो रामचंद्रन को फिल्म बहुत पसंद आई थी। और दूसरा, हम लोग चूँकि उन पर दूरदर्शन के लिए फिल्म बना चुके थे, उनमें जो मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वालिटी लगती थी वो थी सेंस ऑफ ह्यूमर। उस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर मैंने तो किसी आर्टिस्ट में नहीं देखा। वो शायद केरल की ट्रेडिशन भी है ऐसा, मुझे एक ब्लैक ह्यूमर उस तरह की चीज़ें। तो अब चूँकि वो काफ़ी शुरू में तो लिटरेरी काफ़ी उन्होंने काम किया था, उनके अच्छा वो था। तो उनके मैं दो एक उदाहरण देता हूँ उनके जो मजाक करने का जो तरीका था। हम लोग जब वहाँ अटिंगल में शूटिंग कर रहे थे दूरदर्शन के लिए, तो मंदिर में गए और हम लोग को वहाँ तो ऊपर कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, तो हम लोग धोती, विक्रम सिंह, रामचंद्रन और मैं, हम लोग धोती कस के नंगे बदन खड़े हुए थे और शूटिंग की तैयारी कर रहे थे। तो रामचंद्रन अचानक बोले, विनोद, आर वी गोइंग टू शूट ए पोर्न फिल्म? वो वही कह सकते थे क्योंकि नंगे बदन खड़े थे। तो वो उनमें एक बहुत था। अभी 2-3 साल पहले की बात है कि मैंने उनके शायद जन्मदिन पे या किसी मौके पे फेसबुक पे एक फ़ोटो उनका लगाया था जो थोड़ा पुराना था। तो उनका फ़ोन आया, बोले मैं इसमें कुछ बहुत जवान लग रहा हूँ, तो मतलब मेरे बुढ़ापे का फ़ोटो। तो मैंने उनसे मजाक में कहा, आजकल जो यंग लड़कियाँ बूढ़ों पर काफ़ी फिदा रहती हैं तो इसलिए मैंने आपका वो नहीं लगाया। तो बोले अच्छा ये ऐसा है? मैंने कहा हाँ है। तो बोले कि ऐसा है कि उन सबको मेरा नंबर दे देना अब वो ये जो उनका तरीका था, ये मैंने और दिल्ली में किसी बड़े कलाकार का ऐसा नहीं देखा। वो ह्यूमर नाम की चीज़ तो मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। और वो ह्यूमर के पीछे भी एक आइडियाज़ होते थे उनके। और तीसरा मुझे ये लगता था कि पैसा बाद में, एक ज़माने में तो रामचंद्र ने बहुत कम पैसा मिलता था। अब रियायती जैसी कृति को 2.5 लाख में बनाया गया था। आप सोच नहीं सकते कि 2.5 लाख में वो बनी थी। इवन 80s में भी वो कॉस्ट बहुत कम थी। यानी अलका जी उसको एक प्रमोट करना चाहते थे। लेकिन मेरा मानना है कि जो ग्रेट आर्ट है, अगर मान लीजिए पिकासो की पेंटिंग जिससे कि आधुनिक कला की शुरुआत होती है, डेंथल ऑफ एम्बियों, वो पेंटिंग अगर वहाँ पर ना हो न्यूयॉर्क के मॉडर्न आर्ट म्यूज़ियम में, तो वो लोग देखें ना तो कैसे मालूम पड़ेगा उसको। ओरिजिनल देख के बिल्कुल दूसरी फीलिंग होती है। ये भी हम लोगों ने, जब भी मैंने पॉल क्ली के जब किताबों में फ़ोटो देखे थे तो मेरी एक अलग धारणा थी। लेकिन जब मैं पहली बार ज्यूरिख गया, एक वहाँ स्विट्ज़रलैंड के म्यूज़ियम में पॉल क्ली के बहुत काम थे, तो मैंने देखा कि बिल्कुल अलग थे वो। यानी कि जो चीज़ हमारे यहाँ, आप ये देखिए, कोई पेंटिंग याती एक ऐसी पेंटिंग है जिसे कि एक नेशन का ट्रेजर है। वो उसके लिए कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरह से उनकी जो फैमिली है उसको पब्लिक डोमेन में लाए, चाहे नेशनल गैलरी में लाए, चाहे किरण नाडार म्यूज़ियम का बहुत बड़ा बनने जा रहा है। क्योंकि उसको जब तक लोग देखेंगे नहीं तो वो एक बहुत दुखद होगा कि ऐसी चीज़ जो है वो छिपी पड़ी है उसको। क्योंकि दुनिया में देखिए आर्ट छिपनी, ग्रेट आर्ट को कम से कम देखने का मौका मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, अभी जब वो रिचर्ड सायरा की डेथ हुई थी, उसका एक इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था। उसने कहा कि मैंने पेंटर के रूप में शुरुआत की, लेकिन स्कल्प्टर क्यों बना? क्योंकि जब मैंने वेलास्क्वेज़ की पेंटिंग प्रादो में देखी, लास मेनिनास,
तो मुझे लगा कि इस पेंटिंग के बाद मैं पेंटिंग नहीं कर सकता। मैं लक्ष्मणदास को 3 बार देख चुका हूँ जाकर, और उस पर पिकासो ने उस लड़की पर उसकी जो केंद्र में है करीब 100 पेंटिंग स्केच बनाए थे, वो भी मैंने देखे थे वहाँ एक प्रादो के शो में। तो मेरा कहना मतलब ये है कि जो ग्रेट पेंटिंग्स हैं वो अगर मान लीजिए मोनालिसा लोग करते हैं, लेकिन वेलास्क्वेज़ के लक्ष्मणदास देखिए तो आपको लगेगा कि ये है जिस पेंटिंग से एक आदमी जो कि रिचर्ड सेरा काफ़ी मशहूर बाद में हुआ, लेकिन उसने ये कहा कि मैंने पेंटिंग इसलिए कर दी कि मैंने अपना हथियार जैसे आपने उसके सामने कि मैं नहीं बन सकता। तो रामचंद्रन के बाद में जो ये जो उनकी बहुत डिमांड थी इसकी लोटस पॉन्ड्स की, लेकिन वो करते नहीं थे डिमांड पे काम। एक बार मैंने उनसे पूछा, क्योंकि वडेरा वाले बहुत उनके पास आते थे कि भाई आप लोटस पॉन्ड बना दीजिए, और वो कहते थे मेरा मन होगा तो बनाऊंगा, ऐसे में नहीं कि। और इसका उदाहरण कृष्ण खन्ना है, जिनकी की पेंटिंग लोग उन पर बैंड वाले बना के उनका बैंड बजा चुके हैं। वो मतलब मैं कृष्ण खन्ना के पास एक बार बैठा हुआ था, तो 2-3 साल पुरानी बात है, तब वो काफ़ी बोलते थे, अब तो काफ़ी उनकी हालत ऐसी है कि, तो वो बोले कि विनोद मैं तंग आ गया हूँ बैंड वाले बनाते हुए, लेकिन गैलरी वाले, परिवार वाले पैसे कमाने के लिए आजकल तो पूरे देश में आधुनिक कलाकारों के बेटे डिसाइड कर रहे हैं कि क्या बनवाना है और किससे, चूँकि जो बिक रहा है उसको बनवाना है। लेकिन आर्टिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं बेचैन होता है, वो तो बार बार एक चीज़ नहीं बनाना चाहता।